नमस्कार साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्जाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, आज हम कराने जा रहे हैं यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन का दूसरा अध्याय। यानी कि इससे पहले हमने यूपी टेट का पहला अध्याय इसी यूट्यूब चैनल माध्यम से हमने अपलोड कर दिया है। आपने अगर वह पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाईवे एग्जाम क्लासेस के नाम से और जाकर वहां देख सकते हैं। देखिए साथियों, हमने इस अध्याय में वह प्रश्न सम्मिलित किए हैं जो आने वाले यूपी टेट 25 जुलाई को जो होने जा रहा है उसमें आने की संभावना है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए साथियों, हमारा इसमें पहला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए साथियों, नीति आयोग पहले एक नीति आयोग की जगह योजना होया करती थी, पंचवर्षीय योजना। उसके स्थान पर 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई नीति आयोग की। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या उपराष्ट्रपति होता है। तो साथियों, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शहद में क्या पाया जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं शहद जो है मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया जाता है। और इसमें प्रश्न में पूछा है शहद में क्या पाया जाता है। तो शहद में शर्करा क्या एंजाइम पाया जाता है, एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शहद में शर्करा और एंजाइम दोनों की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। तो इसमें पूछा है ऊर्जा का अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है। हमें ध्यान रखना, यह नहीं है पूछा है। सूर्य, पेट्रोलियम, जल या वायु। तो हमारे अक्षय संसाधन कौन कौन से होते हैं? सूर्य होता है, जल होता है, वायु होती है। जबकि पेट्रोलियम हमारा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है। गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर में मंदता होना या चेहरे पर सूजन। तो साथियों, जब हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो हमारा हार्मोनिक असंतुलन यह हमारी प्रमुख बीमारी है, इसका लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की क्या कहते हैं। एक मनुष्य है, उसे अपना न्यूनतम जीवन धारण करने के लिए उसे आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? जीवजात कहा जाता है, पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है, जीवोम कहा जाता है या पारिस्थितिकीय निके कहा जाता है। तो साथियों, उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी पदचाप। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है। देखिए, इसमें देखा है कौन सा जानवर अंडे देता है। तो हम देख लेते हैं, व्हेल मछली या पेंगुइन या डॉल्फिन या तोल। तो इसमें हमारा पेंगुइन यह हमारा अंडे देता है। बाकी सब व्हेल हुआ, डॉल्फिन हुई, संतोल हुई, यह बच्चे को जन्म देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी का कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं या इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसमें पूछा है साथियों, कौन सा कथन असत्य है। हमें ध्यान रखना, असत्य पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, सही बात है।
इनमें से आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, इसमें सही बात है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही बात है, यानी कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है इसकी जुताई अधिक करनी नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तराई आर्क योजना किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से, आतंकवाद नियंत्रण से, तराई में सिंचाई की सुविधा विस्तार के लिए, ये लोगों के घर उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें पूछा है तराई आर्क योजना किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं हम इसमें कौन सा है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तराई आर्क योजना, तो देखते हैं तराई आर्क योजना किससे संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण, हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण जो होता है वह हमारा तराई आर्क योजना, पर्यावरण संरक्षण हमारी तराई आर्क योजना से संबंधित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु जिन दिन के समय ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? देखिए मरुस्थल में जो होते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर जब अधिक गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी से बचने के लिए वहाँ के जीव जंतु क्या करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पानी में डूब जाते हैं, तो हमें याद रखना है मरुस्थल में पानी नहीं पाया जाता। आतंकवाद नियंत्रण से नहीं, तराई में सिंचाई की सुविधा से नहीं, लोगों को घर उपलब्ध कराने से नहीं। तो इसमें ये विकल्प गलत दे रखे हैं, विकल्प गलत दे रखे हैं। इसमें होगा ये पहला विकल्प हमारा सही है, यानी कि पानी में डूब जाते हैं। दूसरा विकल्प लिख लेते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं। और तीसरा विकल्प लिख लेते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं, और चौथा विकल्प लिखते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो है मरुस्थलों में जो रहने वाले जंतु होते हैं वो अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के नीचे यानी कि मिट्टी में चले जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं, याद रखना है मरुस्थलों में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं? देखिए तने के रूप में कौन कौन सी सब्जी हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं? तो हमें याद रखना, पत्ता गोभी और फूल गोभी में तना नहीं होता। खीरा, लौकी, सीताफल, खीरा तना नहीं होता, लौकी तना नहीं होता। पालक, मेथी, धनिया ये नहीं होता। यानी कि आलू, अरबी और प्याज, आलू, अरबी, प्याज को हम, ये तने की सब्जी है जिन्हें हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परस्थनीय संरक्षण का उदाहरण है? और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परस्थनीय का उदाहरण पूछा है। तो वनस्पतिक उद्यान, डीएनए बैंक या चिड़ियाघर या ये सभी। तो परस्थनीय जो होते हैं साथियों हमारे ये सभी, परस्थनीय में ये सभी आ जाएगा। वनस्पति उद्यान आ जाएंगे, डीएनए बैंक आ जाएगा, जीन बैंक जिसे कहते हैं, जीन बैंक, और चिड़ियाघर, ये सभी हमारे इसमें सही उत्तर हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसमें हमें रीजन दे रखा क्यों टूट जाती है। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म होने पर फैलता है। तो साथियों जो पानी है, जब हम पानी जमता है, पानी जमने पर फैलता है। अगर हम किसी बोतल में पानी भर देते हैं, अगर हमने किसी बोतल में पानी भर दिया, किसी बोतल में पानी भर दिया, इसमें पानी भरा है, अगर यह जमेगा तो इसका जो जमने पर फैलेगा, तो इससे ये हमारी बोतल फूट जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए नामदफा हमें अभयारण्य, हमें आपको एक
वीडियो में बताएंगे सारे राज्यों के अभ्यारण्य के बारे में जो मोस्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें दे रखा है नामदफा। नामदफा यह हमारा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या उड़ीसा? तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामदफा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है स्थित है। एक है मोलिंग। यह हमारे दोनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। इसमें ट्रिक से याद करते हैं NAMO, MO से मोलिंग और NA से नामदफा, यानी कि नमो। अरुण से याद कर लेंगे। अरुण का क्या पर्यायवाची होता है? सूर्य। सूर्य को हम क्या करते हैं मॉर्निंग में? नमो। तो नामदफा, मोलिंग, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो हम सभी जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। हमने एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा, कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें सभी दिखा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ा होगा। अनुक्रिया होता क्या है? जब हम कोई क्रिया करते हैं उसके पश्चात जो हमें, जैसे हमने कोई क्रिया करी, कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, हमने कोई बल्ब जलाया, यह हमारी क्या है? क्रिया हो गई एक। ये हमने एक बल्ब जलाया, क्रिया हो गई। इस रोशनी को देखकर कॉकरोच जो छिपा वह अनुक्रिया कर रहा है। यह हमने उद्दीपन करा, अनुक्रिया कर रहा है, तो इसलिए ये सही है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, ये भी सही बात है। सूरज छिपने के बाद फूल बंद हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि उन्हें रोशनी नहीं मिलती। मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, सही बात है। तो उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में जो स्थित दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? इसमें ज्वालामुखी के नाम दे रखे हैं कवरत्ती एवं न्यू, मूर, पम्बन एवं बेरन, बेरन एवं नारकोडम, या ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो बेरन एवं नारकोडम हमारे दो ऐसे ज्वालामुखी हैं जो भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रदूषण हेतु कार्बनिक रसायन कौन से हैं? तो शाकानाशी, प्लास्टिक, तेल तथा ग्रीज, ये सभी। तो इसमें दे रखा है प्रदूषण हेतु कार्बनिक रसायन कौन से हैं? प्रदूषण हेतु उत्तरदायित्व कार्बनिक कौन से हैं? तो इसमें ये सभी, ऑप्शन नंबर प्रदूषण हेतु कार्बनिक रसायन कौन से, उत्तरदायित्व रसायन कौन से हैं? तो ये सभी, यानी कि शाकानाशी, प्लास्टिक और तेल तथा ग्रीज, ये सभी इसके ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? लवणोद्भिद वनस्पति, समोद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति या मरोद्भिद वनस्पति? यानी कि समुद्र के किनारे जो वनस्पति होती है साथियों, वह क्या कहलाती है? समुद्र के किनारे जो वनस्पति होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जो होता है साथियों, अपमार्जक किसे कहते हैं? यानी कि कोई जीव जंतु सड़े गले को नष्ट कर देता। अगर अपमार्जक नहीं होता तो हमारा इस दुनिया में जीना बहुत ही कठिन हो जाता, क्योंकि हमें बदबू इतनी होती। कोई भी पशु या पक्षी मरता है तो जो हमारे जीवाणु एवं कवक जो होते हैं उसे पृथ्वी में मिला देते हैं, उसे अपमार्जक कहते हैं। तो जीवाणु एवं कवक इसके अपमार्जक हैं पृथ्वी के। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया
कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं। तो यह आदेश दिया गया था साथियों 1994 में। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ताजमहल बहुत ही प्रदूषण से बहुत ही भद्दा यानी कि बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है, उसकी सुंदरता को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1994 में कि पर्यावरण के आसपास के क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, यानी कि हरित पेड़ लगाए जाए, पेड़ों को लगाया जाए। अब कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता, तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग दे रखे हैं, इसमें कौन सा रोग नहीं होता है, तो स्कर्वी विटामिन की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन की कमी से, स्कर्वी, रतौंधी यानी कि हेजा हमारा विटामिन की कमी से नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सिलेट क्या होता है? सिलेट होती हैं कायांतरिक शैलें, लिग्नाइट होती हैं अवसादी शैलें, बॉक्साइड एलोहो खनिज होता है, ग्रेनाइट आग्नेय शैलें होती हैं। तो इसमें सिलेट का याद रखना है कायांतरिक, लिग्नाइट का अवसादी, एलोहो खनिज बॉक्साइड होता है, ग्रेनाइट क्या होती हैं? वह आग्नेय शैलें होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख शैली है या लोक कला है? अल्पना के बारे में पूछा है, किस क्षेत्र की? गुजरात की, तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की? तो साथियों पश्चिम बंगाल की अल्पना जो है, अल्पना पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। पटोला गुजरात की लोक कला शैली है। पीतल की कारीगरी जो उत्तर प्रदेश की लोक कला शैली होती है, उत्तर प्रदेश की जो लोक कला शैली है, जैसे पीतल की कारीगरी होती है और लकड़ी की चिकनाई युक्त बर्तन बनाए जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश की लोक कला कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देखने वाला समूह कौन सा है? यानी कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देखता है, ऐसा समूह कौन सा है? बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, कबूतर। तो मधुमक्खी कबूतर नहीं होगा, छिपकली नहीं होगा, सांड नहीं होगा, जबकि चील, गरुड़ और गिद्ध यह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देखते हैं। मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देखने वाला हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? तो इसमें देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आक्रामक व्यवहार, निष्क्रियता, एक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आक्रामक व्यवहार जो है और निष्क्रियता यानी कि एक व दोनों हमारे शिक्षकों को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देने वाला समूह है। अगला प्रश्न, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? देखिए यूपी टेट 2019 में आया था, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा साथियों, क्या नगर निगम मनोरंजन कर लगाता है, चुंगी कर लगाता है, गृह कर लगाता है, उपरोक्त सभी? तो गृह कर हमारा नगर निगम द्वारा लगाया जाता है, बाकी कर नगर निगम द्वारा नहीं लगाए जाते। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा? तो हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है सेमी में, डेसी में या डेसीबल में या डेसीमल में? तो साथियों जो ध्वनि प्रदूषण है वह हमारा मापा जाता है डेसीबल में। ध्वनि प्रदूषण डेसीबल में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो साथियों हम सभी जानते हैं प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही
हानिकारक है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसमें क्या लिख दिया? किया जा सकता है, कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा। तो इसका एक ही उपाय है, अगर हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है तो वृक्षों द्वारा हम खूब हरे पेड़ पौधे लगाएं। यही हमारा 1994 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ताजमहल को अगर बचाना है तो हरे पेड़ों पौधों को लगाना है, हरित क्षेत्र विकसित करना है। तो यही थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो देखिए आने वाले समय में हम इसी तरह से यूपी टेट तक अपनी श्रृंखला को लेकर चलेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे इस वीडियो की जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।